क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर हमने बहुत डिटेल में मल्टीपल जो बहुत सारे रिएक्शंस थे वो हमने पढ़े थे और उन रिएक्शंस के अंदर जो हमारा सबस्ट्रेट था सबसे पहले वो था एसिटाइल CoA और एसिटाइल CoA के साथ जो दूसरा प्रोडक्ट था आई मीन जो कि रिएक्टेंट था वो था ऑक्सालो एसिटिक एसिड या ऑक्सालो एसीटेट। तो हमने ऑक्सालो एसीटेट को रिएक्ट करवाया था किसके साथ? एसीटेट के साथ जो कि एसिटाइल CoA लेके आया था और उससे हमें बना था मिल्क एसीटेट बना था। ओके सो हसन ठीक है बेटा, पढ़ लिया आपका मैसेज। तो बात ये है कि उस ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ था, मैं थोड़ा-सा आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करूँगा फॉर अ क्विक रिव्यू और उसके बाद मैं आपके साथ आज कुछ पास पेपर की तरफ जाऊँगा। कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो मैं थोड़ा-सा आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर कर दूँ। फाइल है। Yes. So let me to share my screen. G. So please look at it. Look at this. You can see the screen here, and this is the overall summary of the Krebs cycle which we have discussed in the previous class. मैंने बताया था कि पाइरुवेट जो है जो कि लिंक रिएक्शन से आता है वो एसिटाइल CoA के थ्रू आता है एसीटेट में ऑक्सालो एसीटेट उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा सिट्रेट विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड और ये 6 कार्बन कंपाउंड फिर यहाँ 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट या जस्ट यू मेंशन हैव टू एज 5 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट तक आपको नाम लेना पड़ेगा सिट्रेट के बाद आप कहेंगे 5 कार्बन कंपाउंड बट dehydrogenation and carboxylation का जिक्र आपने करना पड़ेगा decarbonylation and dehydrogenation to make a 5 carbon compound. This 5 carbon compound immediately converted into a 4 carbon compound which is succinyl-CoA. Again dehydrogenation takes place and decarboxylation also taking place. Now this 4 carbon compound then pass through a series of reaction. Pass through a series of reaction. In the first reaction, it releases some energy as an hexagonic reaction, and that energy is locked in the form of ATP. So when this 4 carbon compound is converted into the next 4 carbon intermediate, it forms one ATP molecule. उसके बाद ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है ये वापस नेक्स्ट स्टेप में फिर ऑक्सीडाइज होगा लेकिन इस बार एनर्जी कम रिलीज होगी यानी यहाँ एक एटीपी की एनर्जी यहाँ तकरीबन 2 एटीपी की एनर्जी इसलिए हमारे पास यहाँ पे FADH2 बना और उसके बाद जनाब वापस ऑक्सालो एसीटेट बना लेकिन एक बार फिर डिहाइड्रोजनेशन हुई थी। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं कि ये स्टेप्स तो आपको पूरा बताना पड़ेगा पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन ऑक्सीडेशन एसिटाइल CoA एसीटेट ऑक्सालो एसीटेट सिट्रेट ये तो पूरा बताना पड़ेगा। उसके बाद सिट्रेट से आप लाइन खींचिए यहाँ लिखे 5 कार्बन कंपाउंड यहाँ लिखे 4 कार्बन कंपाउंड और यहाँ से पूरा एरो लेके एरो के बीच में लिखिएगा इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल और आखिर में ऑक्सालो एसिटिक एसिड और इनमें हर स्टेप पे आपने GTP NADH2 और FADH2 को शो करना होगा। That was the summary of the Krebs cycle which we have discussed in the previous class. So I think you are getting the concept is very simple, not so much difficult. अच्छा जी, आप लोगों के लिए एक अच्छी बात खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह आज मेरा जो लाइट बोर्ड है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है, बस उस रूम में AC लगाना है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेक्शन में मैं क्लासेस बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा जैसे आप मुझे देख रहे होंगे मैं बोर्ड पे काम कर रहा हूँ जैसे कि शुरू के लेक्चर में था। So that will be very fruitful inshallah. Right. So you can see these equation of तरतीब यही बातें सारी लिखी हुई है जो अभी आपने इस साइकिल के अंदर
we are now back at the beginning of the Krebs cycle because glycolysis produces two pyruvate molecules from one glucose. Each glucose is processed through the Krebs cycle twice. For each molecule of glucose, 6 NADH2, 2 FADH2, and 2 ATP, as well as 4 carbon dioxide are produced. तो मेरे ख्याल में अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चों जितने सामने मौजूद हो सबसे पूछ रहा हूँ, कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे पास पेपर की तरफ मूव करना है और आपसे पास पेपर की कुछ प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। Anyway, if you have some problem here, please ask me. Yes. Do you have any question, please? Krebs cycle के हवाले से या ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, पायरुवेट ऑक्सीडेशन के हवाले से, यदि लिंक रिएक्शन के हवाले से अगर कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिएगा। और आई थिंक मैंने आपके साथ ग्रुप में वीडियो भी शेयर की हुई है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। ये वाली वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? ठीक है, तो चलिए फिर हम मूव कर लेते हैं पास पेपर की तरफ। ठीक है, और मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि क्या यूशा आज काफी लेट आ गए। अच्छा बेटा, मुझे बताइएगा पास पेपर्स नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे? ऐना, पास पेपर नजर आ रहे हैं बेटा स्क्रीन पे? पास पेपर के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं? एक तो आप लोग बोलते नहीं हो यार। सर नहीं नजर आ रहे। नहीं नजर आ रहे सर। ओके, जस्ट होल्ड, मैं देखता हूँ कैसे। सर अब नजर आ रहे हैं? अब नजर आ रहे हैं? जी सर अब आ रहा है। अच्छा ठीक है जी। यूशा कुछ पूछ रहे थे? सर आपने कल क्या पढ़ाया था? क्रेब्स साइकिल पढ़ाया था ना? जी बिल्कुल, क्रेब्स साइकिल पढ़ाया था। अच्छा, तो कंप्लीट हो गया पूरा? क्रेब्स साइकिल बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, खुद पढ़ लूंगा। मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा, लिंक, कोई मसला नहीं है ग्रुप में कल के लेक्चर की। ठीक है जी ठीक है। Okay, so let's see the past papers now and look at the question here. ये कह रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्रेब्स साइकिल के क्या प्रोडक्ट्स है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अभी हमने नहीं पढ़ा, तो इन दो के तो हम बता सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस के क्या हो सकते हैं यूशा? प्रोडक्ट जरा बता दी जल्दी जल्दी। Sir, for ATPs, 2 NADH and 2 pyruvate. शाबाश, गुड, ठीक है। तलहा जरा क्रेब्स साइकिल के बता देंगे क्या क्या है? जी सर, क्रेब्स साइकिल में 6 NADH होते हैं, 2 FADH और 2 ATP। शाबाश, और 4 कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी, 4 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखो, ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, तो इट्स लाइक तो फ्री के नंबर है। अच्छा, ये एक सवाल है, स्टेट द रोल प्लेड बाय dehydrogenase in the Krebs cycle and explain briefly the importance of this role in the production of ATP. इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में इसने पूछा है कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की इंपॉर्टेंस बताओ क्रेब्स साइकिल, और दूसरे पार्ट में कहते हैं कि इस इंपॉर्टेंस का क्या रोल है एटीपी की प्रोडक्शन में। तो बच्चों, पहली बात तो ये है कि एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो आखिरी स्टेप होगा, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो अभी आपने पढ़ा नहीं है। ये देखिए यहाँ भी दिया हुआ है इन्होंने, देखो ये लिखा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इसमें कुछ नहीं बनता, इसमें सिर्फ एटीपीज बनते हैं।
तो अभी चूंकि एटीपी प्रोडक्शन हमने नहीं पढ़ा, इसलिए इसका सेकंड पार्ट का तो हम आंसर नहीं देंगे, लेकिन अलबत्ता पहले पार्ट का आंसर दे सकते हैं। स्टेट द रोल प्लेड बाय द डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन द क्रेब्स साइकिल। एंड को छोड़ दे फिलहाल। स्टेट द रोल प्लेड बाय डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स इन द क्रेब्स साइकिल। फरवा काशिफ क्या जवाब देंगे बेटा इसको? क्या रोल है डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का क्रेब्स साइकिल में? जी फरवा। फरवा शायद क्लास पे नहीं है आज। चले कोई बात नहीं। ज़ैनब फातिमा बेटा आप बता दोगे डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का क्या रोल हो सकता है क्रेब्स साइकिल के अंदर? ज़ैनब फातिमा। सर कल मैं क्लास में एब्सेंट थी। अच्छा चलिए वैसे बता दीजिएगा डीहाइड्रोजिनेज नाम का क्या मतलब है? अगर कोई एंजाइम है उसको हम कहते हैं डीहाइड्रोजिनेज, तो ज़ैनब क्या मतलब है इस एंजाइम का, क्या काम है इसका? सर एसिडिक हो। नहीं ना, इसका रोल क्या होगा? देखिए मैं इसका नाम दे रहा हूँ डीहाइड्रोजिनेज। हाइड्रोजन निकालना। शाबाश। तो हाइड्रोजन निकालने को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? शाबाश। सर एक हाँ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये है कि इस एंजाइम का काम क्या हुआ? एंजाइम का जो काम है वो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ये किस चीज का करेगा? इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल का करेगा। जो ग्लूकोज के अंदर बहुत सारे जो कि आपका पाइरुवेट बना है या जो भी मॉलिक्यूल है अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उन सब की ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। निकराम सैयद कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं क्रेब्स साइकिल में जहां ये एंजाइम ऑक्सीडेशन करा रहा हो? कोई एक स्टेप जिसमें आप, वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स है लेकिन अगर एक आपको याद हो। स्यूसेनेट को फ्यूमेरेट में ऑक्सीडाइज कर देगा। वेल डन बेटा, वेल डन वेल डन वेल डन। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आप सिट्रेट को कन्वर्ट करते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट में, वो भी है, वो भी पॉसिबल है ना। तो इन एंजाइम का ये 3 मार्क का सवाल था। जाहिर सी बात है 2 पार्ट है तो एक पार्ट के 1 या 2 मार्क होंगे। तो आप ये कहेंगे कि द एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज used to oxidize many of the intermediate molecule in the Krebs cycle and to provide hydrogen to reduce NAD and form NADH molecule. Comprehensive आंसर हो गया। आप क्या कहोगे कि इस एंजाइम का काम ये है कि ये जितने भी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है क्रेब्स साइकिल में, उनको ऑक्सीडाइज करके उनमें से हाइड्रोजन को रिलीज करा के उस हाइड्रोजन को NAD+ के ऊपर ऐड करके NADH को बना लेता है। और ये NADH बाद में ATP के लिए फ्यूल होगा, यानी बाद में इसमें से ATP बनेंगे। तो आप कहेंगे the enzyme dehydrogenase oxidize many of the intermediate molecule in the Krebs cycle to reduce NAD+ to NADH2, which is later on used for the production of ATP. ठीक हो गया बेटा? Any confusion? कोई क्वेश्चन इसके हवाले से? माहम आवाज कट रही है मेरी, थोड़ा सा नेट का इशू शायद है। मैं कोशिश तो करूँ। मेरी आवाज आ रही है अब साफ आ रही है मेरी आवाज? तलहा आवाज आ रही है मेरी, सही आ रही है? जी सर सही आ रही है। अच्छा ठीक है, तो मैं इसको दोबारा डिफाइन कर लेता हूँ। इसका क्या मतलब है? आप कहेंगे द एंजाइम dehydrogenase play very important role in the oxidation of many intermediate molecule in the Krebs cycle to release hydrogen, and that hydrogen is used to reduce NAD+ to NADH and FAD+ to FADH, which is later on used in the production of ATP. ये इसका रोल हुआ, ठीक है। So let's move to the next question. आप लोगों ने बेटा वो जो असाइनमेंट स्कूल से कलेक्ट किए थे वो कर लिए? तलहा वो सॉल्व कर दिए क्वेश्चन? हार्ड कॉपीज में थे? नहीं सर मिला ही नहीं। बेटा कलेक्ट करो ना, वो तो कब के पड़े हुए क्या हैं। हो गया? सबको मिला है, सबको मिला है। हाँ सर मैं गया था, मुझे तो सिर्फ
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मिला था। नहीं बेटा, सबका दिया, बायो का दिया है। और आप मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया था, मैंने सर से पूछा तो तुमको स्क्रीनशॉट भी दिया था मैंने तुमको वो कि जल्द बायो अज का जल्द भी मिलेगा। जल्द अज जल्द कलेक्ट करके जमा करा दो, उस पे मार्क्स मिलेंगे। देखो मैं आप सबसे एक बात कह रहा हूँ, सब कान खोल के सुनो। देखो ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा आगे एग्जाम हो या ना हो, और हो सकता है वो दोबारा फिर हमसे आपके जो परफॉर्मेंस है उस बेस पे डेटा मांगे, तो फिर कल फंस जाएंगे आप लोग। एक बहुत अच्छा बच्चा होगा लेकिन उसने कंसिस्टेंटली काम नहीं किया होगा, वो फंस जाएगा एविडेंस में। तो ये सारे एविडेंसेस हम आपस में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो किसी भी चीज को मत छोड़ना बेटा, बाद में फंस जाओगे। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि आगे सीए एग्जाम है या नहीं है, हो सकता है कि फिर प्रिडिक्टेड डेट की बात चली जाए। तो कम से कम आपका रिकॉर्ड, हमारे पास एविडेंस अच्छा मौजूद हो। इसलिए हर एक चीज को, डेडलाइन को फॉलो किया करो और स्ट्रिक्टली फॉलो किया करो। ठीक ठीक है? ठीक है सर, कल जाके ले लूंगा। मैं गया था कॉलेज, उन्होंने दिया ही नहीं सर, मुझे क्या पता। नहीं, आप जाएं और इमरान से बोले कि भाई मुझे बायोलॉजी का वो दे दो मुझे, और फौरन लेके ना अगले दिन सबमिट भी कर दो कि मुझे कल जाना सही है, है। कल कल मुझे शायद कल कल परसों में, लूंगा, कल परसों दे दूंगा। हाँ मुझे परसों जाके कलेक्ट करने हैं, वहां से चेक भी करना है मैंने। सही है। अच्छा जी, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। अच्छा, ये आपके सामने एक ग्राफ नजर आ रहा है। अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें, मैं थोड़ा सा इसको, अरे यार क्या कर रहा है ये, यस, ये एक ग्राफ है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एक एंजाइम है जो कि क्या कर रहा है, जो कि फ्यूमिरेट, जैसे भी इकराम सैयद ने कहा कि कौन सा कंपाउंड बताया कि इसको फ्यूमिरेट में कन्वर्ट करते हैं। हमने अभी कंपाउंड सक्सिनेट का शायद जिक्र किया था, सक्सिनेट को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्यूमिरेट में। तो ये एक एंजाइम है जिसका नाम है डिहाइड्रोजिनेज, वो काम कर रहा है। अच्छा, इस ग्राफ को जरा गौर से देखें। इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास फ्यूमिरेट बन रहा है, ये फ्यूमिरेट की प्रोडक्शन है। फ्यूमिरेट कितना बन रहा है, 45 मिलीमोल पर मिनट, 50 मिलीमोल पर मिनट, 55, ये प्रोडक्शन है किसकी, फ्यूमिरेट की। अच्छा, और फ्यूमिरेट किस वक्त बनता है, जब एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज काम कर रहा हो। देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, investigation was carried out on the effect of different concentration of aluminium ions on the activity of succinate dehydrogenase। यानी जो dehydrogenase एंजाइम है वो सक्सिनेट को क्या करा रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिससे फ्यूमिरेट बन रहा है। तो कह रहे हैं कि the enzyme concentration and all other conditions were kept constant. Figure 7 point show the result of this investigation. अब हमारे पास y एक्सिस पे फ्यूमिरेट की प्रोडक्शन है, कितना बनता है, और एक्सेस के ऊपर हमारे पास एल्यूमिनियम की कॉन्सेंट्रेशन है जो हम एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज के साथ ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब है एल्यूमिनियम आयन का भी रोल है एंजाइम के साथ। अब आप देखिएगा कि जब एल्यूमिनियम आयन हमने सिर्फ 20 मिलीमोल दिए थे, तो उस वक्त फ्यूमिरेट प्रोडक्शन 50 से भी कम थी, तकरीबन 45 समथिंग, 48 समथिंग। लेकिन जब हमने कॉन्सेंट्रेशन इसकी 40 कर दी तो इसका रेट 60 पे पहुंच गया। फिर आगे बढ़ा रहे हैं तो अब बढ़ रहा है लेकिन स्लो बढ़ रहा है, और फिर 80 पे जाके रेट कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर आप इसको डिस्क्राइब करोगे तो किस तरह डिस्क्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन के लिए कितने पॉइंट्स आपने लेने हैं और इसको कैसे बताओगे। यूशा जरा बताएंगे क्या, किस तरह डिस्क्राइब करें इस ग्राफ को, 2-3 पॉइंट के लिए बता दें, 2 पॉइंट बता दें। तो ये किस चीज का ग्राफ है, एक मिनट, रेट ऑफ फ्यूमिरेट ये प्रोडक्शन। फ्यूमिरेट एक कंपाउंड है जो प्रोड्यूस हो रहा है, एंजाइम, एक एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज जो सक्सिनेट को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्यूमिरेट में। अच्छा, उस एंजाइम को अगर हम एल्युमिनियम प्रोवाइड करते हैं तो उसका रेट तेज होता है। तो ये एल्युमिनियम की कॉन्सेंट्रेशन है और ये फ्यूमिरेट की प्रोडक्शन है। तो बताएं क्या 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 रिलेशन बन रहा है दोनों में। सर शुरू में बहुत रेट बहुत फास्ट है, कांस्टेंट रेट है, मतलब रेट बहुत कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, फिर स्लो हो गया कितने में 45 के बाद, हाँ 40 के बाद, हाँ 40 कंसंट्रेशन के बाद। ठीक है। तो हम पहले एक जनरल स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि the activity of the enzyme succinate dehydrogenase increases when the aluminum concentration increases from 0 to 40 steadily। एक जनरल जुमला में लिखेंगे कि फ्यूमिरेट प्रोडक्शन rises very fast as the aluminum concentration increases from 0 to 40। जनरल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। फिर हम ये कहते हैं कि further increase in the concentration of aluminum from 40 to 60 bring a little increase, that is from 60 to 65 or 64 something only।
and similarly at a concentration of कितनी 100 या 80 पे आप कह सकते हैं, even at 80 concentration the rate of fumarate production become constant and there's no increase in the fumarate production. तो ये डिस्क्रिप्शन हो गई. अगर आपसे डिस्क्रिप्शन पूछा जाए तो ये तो आपके डिस्क्रिप्शन का आंसर था. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ भी जाएंगे. तो अगर आप सवाल देखें, ये जो मैंने बताया ये उसका जवाब है. Describe the effect of the concentration of aluminum ion on the rate of production of fumarate. So by increasing the concentration of aluminum from 0 to 40, the rate of fumarate production steadily increases. However, after further increase, the fumarate production gradually slows down, and at 80 millimole, it becomes 0 and becomes ceased, no production. Suggest an explanation of this effect. इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है यूशा? ऐसा क्यों है? सर क्या बोल सकता हूँ, सर पढ़ा नहीं है ना मैंने, क्या बोल सकता हूँ. नहीं ये एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो गई. असल में ये आपके एज के साथ लिंक है ये सवाल. यानी एल्युमिनियम के अंदर ऐसी क्या कमाल है कि वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है? मिकराम जी. पीएच को उसके स्टेट पे ले आता है. लेकिन देखो एक बात याद रखो, आप लोगों ने एंजाइम के चैप्टर में पढ़ा था कोफैक्टर एंड कोएंजाइम, अगर आपको याद हो तो. कोएंजाइम नहीं पढ़ा था हमने, मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा था हमने. नहीं बेटा, कोएंजाइम बहुत डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने. मैं आपको याद दिला देता हूँ अगर आप भूल गए हैं. तो मैंने आपसे कहा था कि एक होता है प्रोस्टैटिक ग्रुप. प्रोस्टैटिक ग्रुप उसे कहते हैं जो किसी भी प्रोटीन के साथ परमानेंटली अटैच हो, जैसे कि हीमोग्लोबिन के अंदर है या किसी भी एंजाइम के साथ हो. ठीक है. और एक होता है कोफैक्टर. कोफैक्टर ऐसा होता है कि जो किसी एंजाइम के साथ अटैच होता हो लेकिन वो बेसिकली इनऑर्गेनिक आयन हो, और वो किसी भी एंजाइम के साथ मुस्तकिल तौर पे भी अटैच हो सकता है या फिर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम भी अटैच हो सकता है. तो जैसे कि मैं एक मिसाल दूं, एक एंजाइम मैंने बताया था अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज जो हमारी माउथ में होता है. तो सलाइवरी अमाइलेज उस वक्त तक अच्छी तरह काम नहीं करता जब तक क्लोराइड आयन नहीं होता. अब क्लोराइड तो आयन है ना, क्लोराइड आयन क्या करते हैं, एज अ कोफैक्टर काम करते हैं और उस एंजाइम को एक्टिव करते हैं. इसी तरह आपने एंजाइम पढ़ा था ओ लेवल में थ्रोम्बोकाइनेज जो ब्लड क्लॉटिंग करता है, और आपको बताया गया था कि वहाँ पे कैल्शियम का होना जरूरी होता है. तो कैल्शियम एज आयन के तौर पे वहाँ पे एज अ कोफैक्टर काम रहा होता है. तो बहुत सारे ऐसे आयन्स होते हैं जो कि मेजॉरिटी जो है वो मेटेलिक होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं. उसको हम कोफैक्टर कहते हैं. तो यहाँ एल्युमिनियम एज अ कोफैक्टर काम कर रहा है. ये भूलेंगे तो नहीं, याद रहेगा. सो कोएंजाइम बताएगा. कोएंजाइम क्या होता है? कोएंजाइम भी बिल्कुल एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, लेकिन वो एंजाइम के साथ एक दो बातें याद रखें. एक तो वो इनऑर्गेनिक नहीं होता बल्कि ऑर्गेनिक होता है. जितने कोएंजाइम होते हैं वो ज्यादातर ऑर्गेनिक होते हैं, या कोई विटामिन होते हैं या कोई और मॉलिक्यूल होता है. एक बात, यानी वो आयन नहीं होते, वो ऑर्गेनिक नहीं होते बल्कि ऑर्गेनिक होते हैं. कोएंजाइम की बात करें. और दूसरी बात ये कि वो एंजाइम के साथ हमेशा टेम्परेरी अटैच होते हैं, मुस्तकिल अटैच नहीं होते. यानी जैसे कि आपको बताया कोएंजाइम अपना NADH क्या है, NADH कोएंजाइम है. तो NAD प्लस सॉरी. तो NAD उस वक्त एक्टिव, NAD जब होता है तो डीहाइड्रोजनेज एक्टिव होता है. डीहाइड्रोजनेज एंजाइम रिलीज करता है और NAD उसको रिड्यूस कर लेता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि NAD जो है वो एंजाइम के साथ टेम्पररी अटैच होता है, बाद में डिटैच हो जाता है. तो कोएंजाइम एक तो टेम्पररी अटैच होते हैं और एक ऑर्गेनिक होते हैं. कोफैक्टर इनऑर्गेनिक होते हैं और वो टेम्पररी भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं. ये डिफरेंस है. समझ आई? जी जी. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द रोल ऑफ NAD इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन बोथ प्लांट. अभी चूंकि आपने एनारोबिक नहीं पढ़ा तो इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ. ये सवाल शायद आप कर चुके थे ATP के हवाले से, मैंने डिस्कस किया था. पढ़ा था ना ये सवाल ATP.
Why ATP is there? अच्छा, state precisely two places where ATP is synthesized in cells, cytoplasm and mitochondria. Next. Question number 8 देखिए जरा. The initial stages of respiration convert one molecule of glucose into two molecules of a 3-carbon compound. State the name given to these initial stages. तो बताएंगे कि respiration का पहला स्टेज कौन सा होता है, उसका नाम क्या है? Glycolysis. तो यहाँ तो glycolysis आ जाएगा. उसके बाद सवाल है where these stages occur in the cell. कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल. ठीक है. उसके बाद तीसरा सवाल है the total number of ATPs molecule formed during these stages. कितने ATP बनते हैं? 4 ATPs बनते हैं. Most of the ATP formed in respiration is produced within the mitochondria by oxidative phosphorylation. ये हमने नहीं पढ़ा, आगे सवाल पूछ रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की डिटेल. अच्छा जी, एक और सवाल है. पहले बेटा सवाल को अच्छी तरह सुन ले. बहुत अच्छा सवाल है ये और बहुत इंटरेस्टिंग है. प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा सारे. In investigation, mammalian liver cells were homogenized, and the resulting homogenate centrifuge samples of the complete homogenate and samples containing only nuclei, only ribosomes, only mitochondria, or only the remaining cytosol were incubated with glucose, pyruvate, glucose and cyanide and pyruvate and cyanide. अच्छा, पहले सवाल समझिए. कहते हैं कि हमने एक एनिमल सेल लिया. उस एनिमल सेल्स के को हमने क्या किया? क्रश किया. क्रश करने के बाद उनमें से सारी चीजें हटा के क्या निकलवा दिया? न्यूक्लियस. एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सिर्फ न्यूक्लियाई डाल दिए. दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने सिर्फ राइबोसोम डाल दिए. तीसरी टेस्ट ट्यूब में हमने सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया डाल दिए. और चौथी टेस्ट ट्यूब में हमने सिर्फ साइटोप्लाज्म डाल दिया. और अच्छा, इसके अलावा हमने क्या किया? अच्छा, और पांचवें टेस्ट ट्यूब में हमने पूरा का पूरा सेल डाला. यानी उस पे ये सारी चीजें मौजूद थी, न्यूक्लियाई भी, राइबोसोम भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी और साइटोसोल में. तो 5 टेस्ट ट्यूब हुए. पहले टेस्ट ट्यूब में पूरा होमोजेनेट डाला गया सारा सेल, और बाकी 4 में, एक में न्यूक्लियस, एक में राइबोसोम, एक में माइटोकॉन्ड्रिया और एक में साइटोप्लाज्म. ठीक है. अच्छा, फिर इन 5 के 5 टेस्ट ट्यूब में हमने ये 4 चीजें डाल दी, यानी ग्लूकोज, पाइरुवेट, ग्लूकोज एंड साइनाइड एंड पाइरुवेट साइनाइड. ये चारों हमने बारी बारी इन 5 टेस्ट ट्यूब में डाले. तो अब आपको एक टेबल दिखाएगा और उस टेबल में फिर आपसे सवाल पूछेंगे. After the incubation, the presence or absence of carbon dioxide and lactate in each sample was determined. अच्छा, चूंकि आपने एनारोबिक रिस्पिरेशन नहीं पढ़ा, शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इस सवाल के अंदर, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लेते हैं. चलिए जी, इस टेबल को देख. जब हमने ग्लूकोज रखा कंप्लीट यानी पूरे सेल के अंदर, तो हमें कार्बन, लैक्टेट को फिलहाल छोड़ते जाएं, हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं. तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला. लेकिन जब हमने पाइरुवेट डाला पूरे सेल के अंदर, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड मिला. लेकिन जब हमने ग्लूकोज के साथ साइनाइड डाला तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला. और जब हमने पाइरुवेट के साथ साइनाइड डाला तो भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला. यानी कार्बन डाइऑक्साइड उस वक्त मिला जब साइनाइड नहीं था. ठीक है. अच्छा, सिर्फ न्यूक्लियस वाले में न ग्लूकोज में कार्बन डाइऑक्साइड आया, न पाइरुवेट में आया, किसी में भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला. राइबोसोम में भी किसी में नहीं मिला. माइटोकॉन्ड्रिया में एक जगह मिला है जहां हमने
पायरुवेट डाला है वहां मिला है, और साइटोसोल में भी किसी जगह पे नहीं मिला। तो मिकराम सैयद जरा मुझे बता देंगे कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें सिर्फ एक जगह में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिलीज हुआ है जहां हमने माइटोकॉन्ड्रिया डाला है? न तो ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, न ग्लूकोज साइनाइड से, न पायरुवेट साइनाइड। Will you be able to give me the answer? या मुश्किल है? मुश्किल है सर। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ। ये देखिएगा, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज जा सकती है? नहीं जा सकती ना। तो ग्लूकोज जब माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है ना, अभी आपने पढ़ा क्रेब्स साइकिल में। तो क्रेब्स साइकिल, ग्लूकोज तो क्रेब्स साइकिल में जाता ही नहीं है, अलबत्ता पायरुवेट जाता है क्रेब्स साइकिल में। तो जब पायरुवेट क्रेब्स साइकिल में जाएगा, हाँ ये किसी जवाब तो दे दिया है मुझे चैट में, एना, यस, ड्यू टू क्रेब्स साइकिल, बिल्कुल एना सही कह रहे हो। तो पायरुवेट जब जाता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये चूंकि ये क्रेब्स साइकिल में जा सकते हैं, ये देगा। और साइनाइड वैसे रिएक्शन नहीं करने दे रहा, रिएक्शन को ब्लॉक कर रहा है, इसलिए इस पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा। अच्छा, न्यू